देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। अ पर्सन हु ओन मनी टू अ फर्म फॉर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ। ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्रेडिट पर बेचे गए माल के लिए एक फर्म को पैसे देता है, उसे क्या कहा जाता है? लेनदार, देनदार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखिए, क्रेडिटर, डेटर्स, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप किसी को गुड्स सोल्ड करते हो, कैसे? क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचते हो। ये आप हो, आपने राम को उधार पे माल बेच दिया, ठीक है, गुड्स सोल्ड कर दी, तो राम आपको पैसे देगा या लेगा? अगर वो आपसे गुड्स लेके गया तो वो आपको पैसे देगा, ठीक है। यानी आपको मनी क्या होगी, कैश क्या होगा, रिसीव्ड होगा। और जब आपको कैश रिसीव्ड होता है तब बोलते हो आप ऑन मनी, ठीक है। कहीं कहीं आप क्वेश्चंस में देखते हो ओव्ड वर्ड। तो ओव्ड का मतलब जब होता है जब आपको पे करना है। और आप पे कब करोगे? कैश खरीदने पर या बेचने पर? आप हमेशा पे करते हो परचेज पर, ठीक है। अगर आप किसी सप्लायर से उधार ले आते, क्रेडिट ले आते, ठीक है, सप्लायर से, तो वो आपका क्रेडिटर हो जाता, ठीक है। तब आप उसको ओड मनी करते। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ओड मनी। ओड मनी आएगा तो आंसर क्रेडिटर। और अब यहाँ क्या पूछा? ऑन मनी। वो भी कब? जब आप सामान बेच रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटर्स, ठीक है। सेल्स के साथ हमेशा डेटर्स याद रखोगे, क्रेडिटर्स के साथ आप परचेज याद रखोगे। परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर, बेच रहे हो तो डेटर्स। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटर्स। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहां से हिंदी में देनदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ पर्सन टू whom मनी इज ओव्ड बाय अ फर्म। अभी अभी मैंने समझाया ओव्ड बाय। फर्म को क्या किया है? टू ओव्ड का मतलब मैंने बताया कि फर्म को देना है, टू पे करना है, फर्म को देना है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ। किस लिए? कि फर्म क्या कर रही है? अब यहाँ पे एक पर्सन जो भी सामान खरीद के लाया, या फर्म हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जो भी कुछ उधार माल आप खरीद के लाए हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो परचेज ऑफ गुड्स के साथ क्या जाएगा? क्रेडिटर, डेटर, बोथ या नन। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति जिसे उधार पर माल की खरीद के लिए एक फर्म द्वारा पैसा बकाया है, उसे कहा जाता है लेनदार, ऋणी, ए और बी दोनों। तो उसे क्या कहा जाता है? लेनदार। लेनदार कौन होता है? जिसे आपको पैसे देने होते हैं। और देनदार, ऋणी कौन होता है? जिससे आपको रिसीव्ड होते हैं, ठीक है। आप कौन हो? आप बिजनेस हो, ठीक है। तो बिजनेस को जब भी पैसे रिसीव होंगे, किससे होंगे? डेटर से, ठीक है। डेटर से क्यों होंगे? क्योंकि कुछ बेचा होगा। और पे कब करोगे? जब कुछ खरीदा होगा। नेक्स्ट देखिए, परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ। अब ये क्या बात हुई? खरीद किसकी खरीद को संदर्भित करता है? खरीद किसकी खरीद को संदर्भित करता है? आंसर देख लेते हैं। गुड्स फॉर रिसेल, स्टेशनरी फॉर बिजनेस ऑफिस यूज, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर फैक्ट्री, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कौन सी ऐसी एंट्री हैं जिनको आप परचेज में शो करोगे। क्वेश्चन ऐसे समझो, परचेज में आप सिर्फ गुड्स को लेते हो, और गुड्स क्या है? जिनमें आप डेली बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी ऐसी चीज है जिन्हें आप रेगुलर सेल करते हो, ठीक है। तो डेली डीलिंग जो आपकी गुड्स हैं उन्हें आप गुड्स बोलते हो। अगर आप ऐसी चीजें उठा के बेच रहे हो जैसे कि असेट्स बेच रहे हो, जो आपकी नॉन रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। अब यहां पूछ रहा है कि परचेज में किसको लोगे। तो अभी मैंने बताया गुड्स फॉर रिसेल। ऐसी गुड्स लाए हो, आप सामान लाए हो जिसे आप बेचने के लिए, क्या ये हो सकता है? स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में यूज करने के लिए लाए हो, यानी अपने यूज के लिए लाए हो, नॉट फॉर सेल। तो यहां आपको बेचना तो है ही नहीं। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, ये भी आप अपने यूज के लिए लाए हो, इसे भी आप नहीं बेचना चाह रहे, ठीक है। नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जब भी गुड्स को रीसेल करोगे, ठीक है, गुड्स को जब लाओगे, परचेज करोगे, तब आप एंट्री में परचेज
शो करोगे, यानी परचेज की एंट्री मानी जाएगी अगर आप गुड्स खरीद कर लाते हो। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी पुनः बिक्री, दोबारा बेचने के लिए माल को खरीदना ही आपका खरीद कहलाता है। ठीक है, अगर यूज के लिए लाए हो, अपने कारखाने में संपत्ति के लिए, एसेट्स के लिए लाए हो, या पर्सनल यूज के लिए आए हो, उनसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लायबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, एक लायबिलिटी अराइज कब होती है, यानी दायित्व किसके कारण उत्पन्न होता है। दायित्व मतलब जब आपको किसी को पे करना है, टू पे समवन, तो कब पे करोगे। क्या कैश ट्रांजेक्शन, कुछ कैश में आपने डील की है, कैश में लाए हो, दे रहे हो, तब लायबिलिटी होती है। या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार आपने कुछ लिया है, तब लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी दायित्व आपका बनेगा। या कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या कैश के साथ साथ उधार दोनों ही आप लाए हो, तब आपकी दायित्व बनेगा, नगद और उधार लाए हो। तो देखिए, दायित्व जब बनता है जब आप उधार लाए, क्रेडिट लेन देन। नगद में लाए हो तो बात खत्म, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पैसे दिया है, सामान लिया है, उधार कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन उधार जब आप लाए हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, दायित्व बनता है। दायित्व को लायबिलिटी बोलते हैं। क्या दायित्व बनता है, भाई जिससे भी लाए हो ना उसको कुछ टाइम के बाद पैसे तो देके आने हैं, कैश पे तो करना है। तो जब कैश पे करना है तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि लायबिलिटी कब होगी, तो जब उधार में आप ट्रांजेक्शन करोगे तभी आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड, एक अमाउंट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, प्रोप्राइटर ने, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, मालिक अगर पैसा लगा रहा है किसमें, बिजनेस में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, किसी व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई राशि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल, कैश, रेवेन्यू या लोन, पूंजीगत, नगद, राजस्व या उधार। तो देखिए, ओनर होता है प्रोप्राइटर, तो जब भी ये ओनर पैसे लगाएगा किसमें, बिजनेस में, तो जब भी पैसे लगाएगा कैश ये इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये बिजनेस में। ठीक है, आप कहोगे मैम इसी का बिजनेस है ये, और ये मालिक है, दोनों एक ही तो है। तो अकाउंटिंग में ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। अब जब भी ये पैसा बिजनेस कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस इसे, इस कैश कैपिटल को लायबिलिटी कंसीडर करेगा, जिम्मेदारी मानेगा। ठीक है, जिम्मेदारी मानेगा और इस कैश को क्या बोलोगे, कैपिटल लगाएगा। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्ट किया जाएगा प्रोपराइटर के द्वारा तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल, यानी क्या लगाए, पूंजी। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, आप कंफ्यूज कैश और कैपिटल में ही होते हो, कि आप तो कैश लगा रहे हो तो फटाक से 90% बच्चे कैश कर देते हैं, लेकिन कैश नहीं होगा। आप जो लगा रहे हो उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस उसको कैपिटल बोलेगा, और कैपिटल को किसमें कन्वर्ट करेगा, वो लाइबिलिटी समझेगा। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको अगर देना पड़े, वापस देना पड़े बिजनेस को, तो वो आपको वापस देगा। ठीक है, जितना पैसा आप लगाते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बिजनेस उतना आपको अर्न करके दे या वापस दे। ठीक है, और जब भी आपके पैसे पे वो इंटरेस्ट देगा बिजनेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाता है। सिमिलरली जब आप पैसे ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लोगे, ठीक है, ड्राइंग्स करोगे किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए पैसा निकालते हो, तब बिजनेस आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। जी हाँ, इंटरेस्ट लेगा आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप सोचते हो कि जैसे मैंने पैसा अगर बिजनेस में लगाया, बैंक में लगा दिया होता, तो बैंक मुझे क्या देता, इंटरेस्ट देता। ठीक है, तो फिर मुझे बिजनेस करने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं बैंक में पैसा रख देता, वहां बढ़ लेता। ठीक है, तो इसीलिए इस थॉट्स को ना, इसलिए आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता भी है, और जब आप पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेता भी है।
नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक का मूल्यांकन, स्टॉक का मूल्यांकन किसका होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू, मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेशन वैल्यू, मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, या कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, लागत या शुद्ध प्राप्ति मूल्य बाजार मूल्य जो भी कम हो, लागत या निवल प्राप्ति मूल्य बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, कीमत या निवल प्राप्ति मूल्य बाजार मूल्य। अब ये सब होते क्या, चलिए समझते हैं। जो आपके पास स्टॉक रखा है, स्टॉक कौन सा, मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, साल के स्टार्टिंग में आप कुछ माल रख लेते हो कि मुझे ये साल भर बेचना है, 1 अप्रैल से अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप 1 अप्रैल से आपने कुछ माल रख लिया है, ठीक है, ये सब माल आपको बेचना है, ये आपका माल है, साल के अंत तक बेचना है, 31 मार्च तक। ठीक है, तो जितना माल बिक जाएगा कोई बात नहीं, जो नहीं बिकेगा वो अनसोल्ड जो स्टॉक होगा उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे। ठीक है, था, ठीक है, सपोज कीजिए उस टाइम पे आपके फोन की कीमत 50,000 रुपए थी, जब आप फोनों को रख रहे हो अपने शोरूम में, तो क्या 31 मार्च को फोन का प्राइस 50,000 ही रहेगा मार्केट में? ठीक है, अगर मैं एप्पल फोन की बात करूं तो क्या 50,000 ही मार्च में फोन की कीमत रहेगी? नहीं, हो सकता है ये कीमत घट जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें आ जाती है, ये 45,000 हो जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हो आप मार्केट प्राइस, मार्केट में जो इस फोन का प्राइस चल रहा है। और कॉस्ट प्राइस क्या है, जब आप इस फोन को अपनी शॉप में लाए थे तो हो सकता है 40,000 में खरीद के लाए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो जिसमें आपने माल अपने बिजनेस में रखा। ठीक है, और नेट रियलाइजेशन वैल्यू क्या है फिर, ये वो प्राइस है जितने पे आपने कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस। ठीक है, या आपको रियलाइजेशन मतलब वसूल हुआ किससे, ग्राहक से। तो स्टॉक की वैल्यू कौन सी लोगे, कॉस्ट वैल्यू, जितने पे आपने माल खरीद के लाए हो कहीं से। ठीक है, सपोज करो 40,000 का माल आप खरीद के लाए थे, अब आप चाह रहे हो उसको मैं बेच दूं, तो 40,000 आप कॉस्ट में लाए थे। ठीक है, और अब आप उसको जब बेच रहे हो वो सारा माल 50,000 का बिक चुका है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो वसूली, जो आपको वसूल हुआ, यानी सेल्स प्राइस या रियलाइजेशन वैल्यू। ठीक है, या आप इसे मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं कि मार्केट में इतने का प्राइस है। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, जो लोअर है, यानी जो वैल्यू कम है वो लोगे, 40,000 लोगे, या दोनों में से वो लोगे जो हाई है, क्या 50,000 लोगे, या कॉस्ट, या सिर्फ 40,000 जो कॉस्ट है, लगाया माल जितने का उतना उतना ले लिया, ना कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, या नेट रियलाइजेशन वैल्यू, या जितना बेच दिया उसे ले लिया। कंफ्यूजन है आपको? तो देखिए आपका रूल क्या कहता है कि जब भी आप स्टॉक का मूल्यांकन करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो किस पे लोगे, जो आपने कॉस्ट लगाई है वो, और जिसमें आपका रियलाइजेशन जो वसूल या मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो, यानी कम कौन सा है, 40,000 लेस है। ठीक है, लेस को आप लोअर भी बोल सकते हो, कम वैल्यू बोल सकते हो। तो लागत या शुद्ध प्राप्ति मूल्य बाजार मूल्य जो भी कम हो आप इसी को लोगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया जाता है, तो राइट आंसर एक के साथ जाओगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज, जब बैंक में ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आपके बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, सपोज कीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपीज है। ठीक है, यानी आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है आपके बैंक में, 10,000, और अभी आप उसे निकालना चाहते हो, विड्रॉल, विद द परमिशन ऑफ बैंक आपने 12,000 कर लिए। ठीक है, जितना अमाउंट था उससे ज्यादा आप विड्रॉल कर चुके हो, तो 2,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, एक तरह से आप इसे ये मान सकते हो कि ये पैसा 2,000 आपका लोन हो गया, या जो आपको पे करना पड़ेगा, और बिजनेस जिस भी चीज को पे करता है वापस देता है तो वो उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, या नन ऑफ दीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है,
अल्पकालिक देयता, दीर्घकालिक संभाव्य देयता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको ये 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड कितना है, पहले आप ये देखोगे। तो टाइम पीरियड अगर 1 साल के अंदर आपको पैसा वापस देना है, 1 साल या 12 महीने या 365 दिन के अंदर अगर आपको वापस देना है, तो ये होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। तो ऐसा पैसा बिजनेस में जो भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट कर रहे हो, वो आपको शॉर्ट टाइम के लिए माना जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या है, अल्पकालिक देयता। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर ही आता है। फिर आप पूछोगे लॉन्ग टर्म क्या है। लॉन्ग टर्म होता क्या है, अगर ये पैसा आपको जो भी आपने लोन लिया है या पैसा आपको पे करना है, उसके लिए आपको टाइम 1 साल से ज्यादा मिल जाए, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर हो सकता है, या 365 डेज से मोर देन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके 12 मंथ से मोर देन हो सकता है। तो इन दोनों तीनों सिचुएशंस में लॉन्ग टर्म। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट होती है फ्यूचर से रिलेटेड, यानी फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी संभावना हो सकती है कि आपको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे नुकसान जो आपको फ्यूचर में हो भी सकते हैं या नहीं भी, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, फिक्स नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई केस लड़ रहे हो, ठीक है, केस लड़ रहे हो सकता है आप जीत भी जाओ और हार भी जाओ। अगर हार जाते हो, ठीक है, तो लॉस ही होगा और आपको सामने वाली पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो इसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अभी ठीक ठाक हो, थोड़ी देर में बीमार हो जाओ, अभी पता थोड़ी है बॉडी का, तो ये कंटीजेंट है, ठीक है। तो कंटीजेंट मतलब फ्यूचर में अचानक से कुछ हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीजेस कैपिटल, कौन से ऐसे काम है जिनसे कि आपकी कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो बढ़े, इंक्रीज मतलब बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पद पूंजी बढ़ाता है, ड्राइंग्स है क्या, एक्सपेंसेस है, लॉस है या प्रॉफिट है। ये ड्राइंग्स को यहाँ पे आहरण लिखना, ठीक है, खर्चे हैं, हानि या लाभ। तो देखिए, जब आप ड्राइंग्स करोगे, कब करोगे, पर्सनल यूज के लिए पैसे को निकालोगे, विड्रॉल करोगे, और विड्रॉल करोगे, ये बॉक्स में पैसे रखे हैं, यहां से आप पैसे बाहर निकालोगे तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। इस बॉक्स में तो पैसा कम रह जाएगा ना, अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो हमें तो ये बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है, शॉपिंग जो सबकी फेवरेट होती है। तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो ये भी आप पैसा निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो तो भी कैपिटल आपकी कम होगी, ठीक है। ये आपकी सेविंग बॉक्स समझ लो, कुछ भी समझ लो कि आपके घर पे ये बॉक्स है जिसमें पैसे भर रहे हैं, भी खर्चे करो या विड्रॉल करो, बाहर इसमें से पैसा निकलेगा तो कम होगा। ऐसा क्या करें जिससे ये बढ़े, लॉस, नुकसान, और कहीं नुकसान हो गया, कोई टूट फूट हो गई, ठीक है, कोई घर में बीमार हो गया तो डॉक्टर में पैसे दिया तो भी ये खाली ही होगा। बट प्रॉफिट, अगर कहीं से पैसा मिलता है, ठीक है, अर्निंग आ रही है, इनकम, प्रॉफिट, तो ऐसी चीजें क्या करेंगी, इस कैपिटल को बढ़ा देंगी। प्रॉफिट का मतलब क्या, फायदा, ठीक है, आप स्टॉक बेच रहे हो लगातार, ठीक है, मार्जिन कमा रहे हो, रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है आपको, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो इस बॉक्स में पैसा बढ़ेगा, जाके इसमें डाल दोगे, ठीक है, आप डाल रहे हो तो पैसा बढ़ेगा, निकाल रहे हो तो कम होगा। तो आपको सिर्फ बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आपको लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स असेट्स, कौन सी फिक्स असेट्स नहीं है। अब ये फिक्स असेट्स कौन सी होती है, जो एक बार बिजनेस में लगा दी जाए और कई सालों तक चलती है, ठीक है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स होता है एक तरह से, एक बार ये लगाई जाती है और नंबर ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है, नंबर ऑफ ईयर्स यूज करते हो आप इन्हें। तो ये आपकी फिक्स असेट्स होती है। अब क्वेश्चन आपको उलझा रहा है, कंफ्यूज करने के लिए नोट पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन अचल संपत्ति नहीं है, बिल्डिंग, संयंत्र और मशीनरी, नकदी के साथ संतुलन, साथ, यानी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद कैश या गुडविल। बिल्डिंग एक बार खरीद लेते हो, बनवा देते हो, कई सालों तक चलेगी, ये फिक्स असेट्स है, हमें नई वाली ढूंढनी है। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी भी लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो ये भी फिक्स असेट्स है, ठीक है। गुडविल, गुडविल क्या होता है, एक बार प्रेस्टीज बन जाए,
एक बार आप फेमस हो जाओ, ठीक है, प्रेस्टीज बन जाए, इमेज बन जाए अच्छी, तो फिर वो कई सालों तक आपको फायदा देती है। ये भी फिक्स असेट्स है वैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर इंटेंजिबल, ये थोड़ा याद रखोगे, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बट लेकिन बैलेंस विद कैश, बैलेंस कैश, कैश का नेचर क्या है? कैश तो आया और गया, कैश का नेचर है टिकता ही नहीं है, या तो एक्सपेंस कर ही दोगे, है ना, लॉस में चला जाएगा, किसी की पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो कैश क्या है, शॉर्ट टर्म होता है, साल के अंदर अंदर ये खत्म होना है या फिर, ठीक है, तो ऐसे यूज करना है, तो ये नोट फिक्स असेट्स नहीं है। या ऐसे समझ सकते हो कि हर साल अकाउंटिंग पीरियड में आप कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कैश इनफ्लो मतलब आया और कितना पैसा गया, आउटफ्लो, इस सब का हिसाब लगाते हो हर साल। तो जो काम आप एवरी ईयर कर रहे हो तो फिर वो फिक्स असेट्स में नहीं हो सकता, वो क्या है, हर साल का अगर काम है तो वो करंट असेट्स है, ठीक है। ऐसी एसेट्स जो आपको हर साल कैलकुलेट करनी पड़ रही है, कितना पैसा कमा रहे हो उनसे, तो वो सारी किसमें आई, करंट असेट्स में। और जो फिक्स नहीं है तो वो करंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर आपका क्या है, सी, बैलेंस विद कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म कौन सी, जो मोर देन 1 ईयर हो, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो आपको क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, ये आपको ढूंढना है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पे करनी है, ठीक है, 1 साल के अंदर आपको देनी है। तो देखते हैं ऑप्शन, क्रेडिटर, टर्म लोन, डिबेंचर या कैपिटल। निम्न में से क्या दीर्घकालिक देयता नहीं है, लेनदार, मियादी ऋण, डिबेंचर्स या पूंजी। तो देखो, जो टर्म लोन है ना, टर्म लोन, इसके बारे में ये नहीं बताया कि कितना टाइम पीरियड है, शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन, तो हम इसको लॉन्ग ही मानेंगे, ठीक है, लॉन्ग ही मानेंगे। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी लॉन्ग होते हैं, कैपिटल भी एक बार लगा दी जाती है बिजनेस में, कई सालों तक यूज होगी, ठीक है, बाद में पे की जाती है। लेकिन क्रेडिटर, जब किसी से आप माल ले आते हो ना, खरीद के उधार परचेज कर लाते हो, वो भी क्रेडिट पे, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, शॉर्ट टर्म। आपको वो ऐसे ही तो बोलेगा ये भाई 12 महीने के अंदर पैसे दे दे, या 365 दिन के अंदर दे दे, या 1 साल के लिए बस इतना उधार दे रहा हूं, तो क्रेडिटर आपकी शॉर्ट टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। बाकी जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, तो आपने सुना होगा एक बिजनेसमैन 5 साल तक तो पैसा लगाता ही है, बिजनेस 5 साल में ग्रो करता है कम से कम, जेब से लगाया होता है, तो इन्वेस्टमेंट्स है ये, जो कैपिटल है आपकी, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गई, ठीक है। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं। डिबेंचर्स होते क्या है, पब्लिक से आप इनवाइट करते हो फिक्स रेट इंटरेस्ट पे कि हमारे डिबेंचर्स खरीद लो, पैसा डिपॉजिट आप हमारे फॉर्म में कर दो, और उसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, वो भी फिक्स रेट से, ठीक है। इसमें रिस्क भी कम होता है, डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स होल्डर को अर्निंग होती रहती है। टर्म लोन आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ शॉर्ट, शॉर्ट लोन बोलता खुद ही क्वेश्चन, शॉर्ट लोन, तब आप इसको ले सकते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, गुड्स कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान है, सामान क्या, जिसको आपका बेचने का नेचर है, जो बिजनेस जिससे चल रहा है, ठीक है, बिजनेस में जिसे डील करते हो। अगर पेन बेचने का काम है, ठीक है, तो पेन गुड्स है। अगर चेयर बेचने का काम है तो चेयर भी आपके लिए गुड्स है। अगर आप कहीं मशीन भी बना रहे हो ना, आप कहते हो मैम मशीनरी कैपिटल उसमें आती है, मशीनरी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप बेच रहे हो, ठीक है, होती कैपिटल गुड्स, आई एग्री, बट ये अगर मशीन भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसी का ही आप बिजनेस कर रहे हो, इसी में डीलिंग कर रहे हो, मशीन को ही आप सेल करते हो, बेचते हो, तो मशीन भी आपके लिए उस टाइम पे गुड्स होगी इफ यू आर अ मैन्युफैक्चर, ठीक है। बट अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि मशीन मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल, मशीन आपने बनाई है और सेल के लिए, तो क्या ये गुड्स है, हाँ हो सकती है, मैंने अभी बताया कि आपका काम ही बिजनेस यही है मशीन बनाना, तब तो होगी, तो ये तो है। फर्नीचर परचेज फॉर सेल,
फर्नीचर खरीदा ताकि आप बेच सको। अब यहाँ दुकान ही आपकी चेयर की है, सोफा बेचने की है, तो आप जो भी सामान लाते हो वो बेचने के लिए ला रहे हो, तो ये गुड्स है। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय अ बुक सेलर। बुक सेलर का काम क्या है? बुक्स बेचना। ठीक है, वो बुक सेलर है, उसका काम डीलिंग किसमें कर रहा? बुक्स में। बुक्स बेचेगा, पेन बेचेगा, स्टेशनरी बेचेगा, तो ये भी उसके लिए एक बिजनेस है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो बिक्री के लिए मशीन का निर्माण करें या फर्नीचर की खरीद करें या पुस्तक विक्रेता किताब और स्टेशनरी खरीदे, सभी सभी आपकी क्या हो जाएंगी? सामान है, गुड्स है, इंक्लूड हो जाए। तो राइट आंसर आपका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स? एसेट्स क्या है? अभी मैंने बताया कि जो भी आपको अर्निंग दे, कमा के दे, ठीक है, अर्निंग दे, वो आपकी एसेट्स है। ठीक है, अर्निंग आपकी बढ़ती है। तो मशीन है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है? मशीन, खरीद, विक्रय वापसी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या है, उसने सिर्फ आपसे एसेट्स पूछी है, मशीनरी है राइट आंसर। मशीनरी आपको कमा के देगी। परचेजेस तो आप कुछ खरीद के ला रहे हो ना, तो खुद ही खर्चा करके आ रहे हो, वो तो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सेल्स रिटर्न तो एक तरह से आपका नुकसान ही है, लॉस ही दिखाएगा। आपने माल बेचा था, मेहनत करी थी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उल्टा वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो अब रेवेन्यू कम हो गई। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो कहीं से, तो वो तो इनकम हो गई ना, फिर वो ठीक है, इनकम हो गई। आप पूछोगे एसेट्स और इनकम में डिफरेंस क्या है? जो इनकम है ना, वो आपकी रेवेन्यू में काउंट होगी। रेवेन्यू मतलब वो हर साल होगी आपको, ठीक है, एवरी ईयर होगी। और एसेट्स कब तक कमा के देगी? लॉन्ग टाइम। ठीक है, मशीनरी आपको लंबे टाइम तक कमा के दे रही है। और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, अभी आपको इंटरेस्ट मिल गया, इसी साल का मिला है, तो इसी साल के इंटरेस्ट को आप इनकम में डाल दोगे, जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपको पे करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व है? फर्नीचर लाए हो, किराया दे है, प्राप्त ब्याज है, या भंडार है? फर्नीचर अगर आप लाओगे, ठीक है, तो फर्नीचर तो आपको कमा के देगा, एसेट्स है। तो लाइबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, एसेट्स तो हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी अभी मैंने बताया, इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड है तो इनकम है। ठीक है, रेवेन्यू इनकम है आपकी, तो लाइबिलिटी पूछ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? जिसे आप डील कर रहे हो या जिसे आप बेचने के लिए रखते हो। ठीक है, सेल्स करनी है जिसमें आपको, तो बेच रहे हो, तो यहाँ से तो रेवेन्यू मिलेगा आपको स्टॉक को बेच के। और अगर आपका स्टॉक शो हो रहा है अनसोल्ड है, ठीक है, तो ये किस में जाएगा? ये आपकी करंट एसेट्स है। बाद में तो बिकेगा, बिकेगा तो अर्निंग देगा, तो आपको पे तो नहीं करना। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी के साथ देखें, अगर आप ऑप्शन बी देखें, रेंट पेबल, रेंट क्या करना है आपको? पे करना है। लाइबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? किसी को देना है। रेंट पेबल, आपको रेंट क्या है, किराया क्या है? देना है। देना है, जो चीज देनी है वही तो लाइबिलिटी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो किराया दे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब जहां से आपको इनकम जनरेट हो, इनकम जनरेट हो, पैसा मिले। तो फर्नीचर से आप पैसा मिलेगा, सैलरी से मिलेगा, रेंट से, या इलेक्ट्रिसिटी बिल से? इनमें से क्या राजस्व है, क्या आपका रेवेन्यू है? फर्नीचर, वेतन, किराया, या बिजली का बिल? इनमें से तो कोई भी नहीं है। सैलरी आपका, इसको सेल्स कर, ठीक है, वेतन की जगह यहाँ पे सेल्स करो। टाइपिंग मिस्टेक्स है, क्योंकि फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या? फर्नीचर तो आपकी एसेट्स है। ठीक है,
रेंट क्या है? रेंट एक एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक एक्सपेंस है, तो बचा क्या? सेल्स। सेल्स से आपको इनकम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? आपको कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन में काउंट होंगी। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो डाली है ईएमआरएस पार्ट 1 और 2, इनमें मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में बताया कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं आंसर देखती हूँ। गुड्स परचेजेस ऑफ क्रेडिट, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो भी क्रेडिट पे उधार लाते हो माल खरीद के, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, अगर कोई भी एम्प्लॉय डिसमिस किया जाता है, काम से निकाला जाता है, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? प्रोप्राइटर यानी मालिक, ओनर परचेज करता है कार अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के कामों के लिए, ठीक है, तो घर तो अलग होता है। बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस तो ये है ही नहीं, ठीक है। सेल ऑफ परचेज एसेट्स बाय सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द प्रोप्राइटर, अगर मालिक द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री करें, भाई व्यक्तिगत कर रहे हो तो आप अपने घर पे कुछ भी करो, हमें तो कोई लेना देना नहीं है ना, घर पे कुछ भी करो, तो ये तो नहीं हो सकता। पर्सनल चीजें तो हटा दो, जो पर्सनल है प्रोप्राइटर ये तो हटा दो। अब आप दो में कंफ्यूज है। देखो, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, यानी उधार माल अगर आप खरीद के ला रहे हो तो अमाउंट तो होगा, कितने का ला रहे हो, पैसे तो हैं, ठीक है। 10,000 का ला रहे हो, 50,000 का ला रहे हो, अमाउंट है, तो इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एम्प्लॉय को काम से निकालो या मत निकालो, ठीक है, इसमें कहीं मनी की बात तो है ही नहीं। जब मनी की बात नहीं है तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ऐसे ही याद रख लेना कि बिजनेस किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मतलब मनी। हम मनी से ही देख लेना, जो बिजनेस आपको मनी से डील करा रहा है, मनी की डीलिंग है, मनी में कन्वर्ट है, मनी में मेजरमेंट है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्डिंग करते हो। नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल का नेचर क्या है? क्या एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? पूंजी की प्रकृति क्या है? एक संपत्ति, आपको क्या कमा के देगी, एक दायित्व है, या आपको पे करना है, या इनकम है आपकी, या एक खर्चा। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, बिजनेसमैन अलग होता है, आज जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस उसको कुछ अपने पास जितने टाइम के लिए रख रहा है ना, तो उसको क्या मानता है? लायबिलिटी मानता है कि ये पैसा मुझे तो सालों बाद वापस रिटर्न करना है, तो ये एक लायबिलिटी है। सेल्स इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, सेल्स कब मानी जाएगी? कब वो आपको रेवेन्यू देगी, यानी इनकम कब जनरेट होगी? आपने कोई भी चीज उठा के बेच दी तो इनकम कब होगी? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, भाई तुम मुझसे ये सामान ले लो, गुड्स ले लो, इतने में दे रहा हूँ, 50,000 रुपए में दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो, तो क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बीच में, इतने तारीख को मैं तुम्हें 50,000 की गुड्स दूंगा, 1 जनवरी को दूंगा, तुम 1 जनवरी को पैसे ले आना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक आप इसे इनकम मान लोगे कि मुझे इतनी इनकम हो गई है? या एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, या जिस दिन, यानी 1 जनवरी जब आएगी 2024, ठीक है, जिस दिन ये डील हो जाएगी तब आप इसे इनकम मानोगे? या आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउ टू डेटर्स, या जितने टाइम पे, अगर मान लो आपने उधार बेच दिया है, ठीक है, आज अगस्त है और आपने सितंबर तक के लिए इसे टाइम दिया था कि सितंबर में उधार ले जाओ, क्रेडिट सेल कर दिया और पैसे दे देना, और सितंबर में पैसे देने नहीं आया, तो एक्सपायरी होगी डेट, ठीक है, तो क्या अब ये आपकी इनकम मानी जाएगी? या आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, या सपोज कीजिए कि ये आपने सामान बेचा था अगस्त में, ठीक है, और सितंबर में कोई आपको पैसे वापस दे जाए, मनी आपको रिसीव हो जाए, तो क्या तब ये इनकम मानी जाएगी, यानी सितंबर की इनकम मानी जाएगी? ठीक है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब आपकी इनकम नहीं मानी जाती, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर दो, जो काम, जो प्रॉमिस, वादा पूरा करना है उसे कर दो। परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, या तो एक्चुअल में सेल कर दो, ये मान लो, ठीक है,
तो उसको डिलीवर्ड कर दो, ठीक है, उधर से कैश ले लो, एक्चुअल सेल्स होगी। या परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो पहले उसको पूरी कर लो, ठीक है। यानी अगर कोई डॉक्टर है ट्रीटमेंट कर रहा है तो जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसकी इनकम मानी जाएगी, तो बी पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा। बिक्री के बिंदु या सेवा के प्रदर्शन के द्वारा। नेचर ऑफ अक्रूड इनकम। अब ये अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम, ठीक है, क्या ये रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है? उपार्जित आय, यानी आपने कहीं से अर्न कर ली है इनकम बट नॉट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। अगस्त में आपने कहीं काम किया और पूरे अगस्त की आपकी सैलरी बन चुकी है, लेकिन सितंबर तक आपको नहीं मिली, तो जो आपका पैसा है जो कमाया है, क्या वो आपका क्या है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अगर कैश में नहीं मिला तो दैट्स मीन अक्रूड, ठीक है, और कमा चुके हो तो इनकम है, ठीक है। तो ये है क्या? तो इसको रेवेन्यू मान लोगे, ठीक है, कुछ बेचा तो है नहीं आपने, तो रेवेन्यू तो नहीं होगा। लायबिलिटी मान लो, किसी को देना नहीं, एक्सपेंस खर्चा नहीं, एसेट्स है, ये आपके एसेट्स है क्योंकि इसे आप अर्न कर चुके हो। तो अक्रूडल इनकम किसमें आएगी? आपके एसेट्स में आती है।